नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, गौरव प्रधान सर आज हमारे बीच हैं। तो गौरव सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सर। अच्छा गौरव सर, आपके बारे में कुछ लोगों ने ये सुना है कि आप डाटा साइंटिस्ट हैं, कुछ लोगों ने ये सुना है आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस करते हैं और मैंने भी देखा था कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और आपकी प्रेडिक्शंस कुछ मैंने देखी थी जैसा कि 2015 में आपने डिक्लेयर कर दिया था कि ट्रम्प और हिलरी के बीच में चुनाव होगा, उसके बाद 2016 में ट्रम्प जीतेगा और उसके बाद भी आपने जो अवार्ड वापसी गैंग है, उसका भी पर्दाफाश किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। राइट। एंड और सबसे अच्छी चीज जो मुझे उन सारी लिस्ट में से एक लगी, जो आपने 30 करोड़ का नोटिस भेजा था किसी पत्रकार को। इट वाज वेरी नाइस। वो जिसने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू भी लिया था। सो हुँ। यू आर डाटा साइंटिस्ट और आपको इतनी सारी नॉलेज है। डेफिनेटली वी विल गोना डू अनदर सेशन अबाउट डाटा और वहां पे हम उसके बारे में भी जानेंगे। बट आई थिंक टुडे वी व्हाट वी वांट टू नो योर व्यूज ऑन सम सर्टेन टॉपिक्स लाइक टू स्टार्ट विद सुशांत सिंह राजपूत। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक, what type of case it is and how long it's going to take and what parties are involved? देखो संदीप, 2 चीज़ें हैं। एक तो वो है जहाँ आप सब और हमारे सुशांत के जो फैन्स हैं, वो आते हैं और मैं समझ सकता हूँ उनका इमोशनल टच है। यंग बच्चा था, क्वालिफ़ाइड बच्चा था, इंजीनियर था। ही वाज़ नॉट समबडी फ़िल्मी स्टाइल वाला। तो इमोशंस मेरी समझ में आते हैं, लेकिन देखो क्या होता है इन केसों में, आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के लिए इमोशंस नहीं होते हैं। और मैं जब लिखता हूँ, तो मैं इमोशनलेस लिखता हूँ, क्योंकि फैक्ट आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप बाइस होंगे। अगर आप बाइस नहीं होंगे, तभी आप फैक्ट की बात कर सकते हैं और जब बाइस नहीं होंगे, तो मतलब आप इमोशनल नहीं हैं। तो मैं इमोशनल नहीं हूँ जब मैं लिखता हूँ। बहुत लोगों को लगता है सुशांत सिंह का केस एक ओपन एंड शट केस है कि भई उसकी ये हत्या हुई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सुसाइड तो नहीं था, वो तो मैंने पहले आधे घंटे में ही बोल दिया था पुलिस का जब स्टेटमेंट सुना कि ये कवर अप है, तो यानी ये हत्या थी। लेकिन क्या होता है कि एक तो ऑप्शन ये है कि हम 2 लोगों को उठा के जेल में डाल दें, ठीक है? जिनके बारे में आप सब लोग बात करते हैं, मैंने भी बात करी है, उनको उठा के जेल में डाल दें। लेकिन जेल में डाल के क्या होगा? मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ। आप क्या श आपके आपकी तृप्ति तो हो जाएगी कि भई 2 लोगों को हमने जेल में डाल दिया जिसने सुशांत सिंह की हत्या करी या हत्या की प्लानिंग करी या सपोर्ट करा, जैसा भी है। लेकिन क्या उससे आने वाले समय में और सुशांत सिंह नहीं जाएँगे? सीधा-सीधा सवाल है। जिया गई, उसके बाद दूसरी बच्ची गई, उसके बाद सुशांत सिंह गए। तो क्या सुशांत सिंह के मर्डर में इन्वॉल्व 2, 3, 4 लोगों को पकड़ के, नामी लोगों को पकड़ के अगर हम जेल में डाल देंगे, क्या वो गारंटी है कि आगे कभी सुशांत सिंह जैसा कोई केस नहीं होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि देखो कोई भी मर्डर केस, मान लीजिए आप मेरा मर्डर करते हैं, ठीक है? वो एक ओपन एंड शट केस हो सकता है क्योंकि आप एक आम क्रिमिनल हैं, मैं एक आम आदमी हूँ। कोई आपस में रंजिश रही होगी प्रॉपर्टी की, किसी की महिला की या किसी और चीज़ की, जिसे हम बोलते हैं जड़, जोरू, ज़मीन, ठीक है? इन तीनों में से किसी एक चीज़ की रंजिश रही होगी और आपने मेरा मर्डर कर दिया, आपको पुलिस बंद कर देगी। लेकिन जब पॉलिटिकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, बड़े-बड़े नाम इन्वॉल्व होते हैं, तो केस केवल ओपन शट नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ उसके अंदर होता है। आप लोगों को याद होगा 2016 में डिमोनेटाइज़ेशन के बाद मैंने एक ट्वीट लिखा था और मैंने लिखा था बॉलीवुड नेक्स्ट। तो वो बहुत सोच समझ के लिखा हुआ एक लाइन थी और मुझे ये पता था कि पहले हमने फेक करेंसी को हैंडल करा है, अब हमें ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग,
इन चीज़ों को हैंडल करना, और हम एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आए। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाऊं। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये दिमाग में ध्यानचंद का नाम आज का नहीं है, आज से शायद 6 साल 7 साल पहले का था कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होना चाहिए। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, और वो अपॉर्चुनिटी कब आई, जब भारत ने हॉकी में मेडल जीता। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हो नहीं सकती। तो आपने कांग्रेस को ही ट्रैप कर दिया। इसी तरह सुशांत सिंह केस में भी, सुशांत सिंह का केस, मुझे दुख है उस बच्चे का, उस बच्चे की मर्डर हुआ। ही वाज अ प्रॉमिसिंग किड, but at the end of the day it was also an opportunity to clean up the system. अब आपने देखा केस के बाद हम खुले, केस के बाद हमारा ड्रग्स का एंगल खुला, हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एंगल खुला, प्रोस्टिट्यूशन का एंगल खुला। बहुत सारी बातें मुझे पता है, अंदर की बहुत सारी बातें पता है, लेकिन क्या है कि समय से पहले मैं कुछ बोलता नहीं। ठीक है, अब आज मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन इन्वॉल्व है चाइल्ड ट्रैफिकिंग में। चाइल्ड ट्रैफिकिंग तो चलो फिर भी एक तरह से ग्लोबल इशू है, लेकिन एक बहुत गंदी चीज है, हीनियस क्राइम जिसे कहना चाहिए, इसके लिए शब्द कम है, और वो है चाइल्ड मीट। सोच के रूह कांप जाती है। ठीक है, जो मतलब इसके बारे में मैं बात करते हुए मेरी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एजेंसीज जो हमारी हैं वो शांत नहीं बैठी हैं, वो स्लो नहीं बैठी हैं। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखो कि कोर्ट जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे काम नहीं करता। आप कोर्ट को कितनी भी गाली दे लीजिए, ठीक है, आप स्वतंत्र इंसान हैं, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, आप कोर्ट को कितना भी गालियां दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन इज कि कोर्ट टेक्निकल एविडेंस मानता है। ठीक है ना, तो वो जो टेक्निकल एविडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Yep. समय आएगा, समय के साथ ये चीजें सॉल्व होंगी, और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ सुशांत सिंह का केस कोई ठंडे बस्ते में कभी नहीं जाएगा। कम से कम जो ऊपर की लीडरशिप है वो बहुत तैयार बैठी हुई है और हर चीज को मॉनिटर कर रही है, लेकिन समय के साथ पहिया घूमेगा। आप लोगों के शोर मचाने से, धरना करने से, प्रदर्शन करने से एजेंसीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पेस से चलेंगी, जो उनकी पेस है। एयर टाइट केस बनाया जाएगा, टेक्निकल प्रूफ के साथ बनाया जाएगा, ताकि जब हम किसी को अंदर करें तो टेक्निकल ग्राउंड पे वो बाहर ना आ पाए। वरना क्या फायदा। मान लीजिए आपने एक्स बंदे, आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसको आपने उनके बेटे को उठा के अंदर करा, 24 घंटे के अंदर टेक्निकल ग्राउंड पे वो बाहर आ जाएगा, उसका राजनीतिक कैरियर बन जाएगा। आप लोग फिर मोदी शाह सबको गालियां देना शुरू कर दोगे, अल्टीमेटली केस खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं निकलेगा उसका। तो ऐसी जल्दबाजी में काम नहीं किया जाता है जब लीगल मैटर्स होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, कुछ लोग बात करते हैं सीबीआई को बदनाम करने की। आपने देखा होगा कि कभी कांग्रेस के कुछ लीडर सामने आते हैं, कभी कुछ शिवसेना के लोग सामने आते हैं और वो पूछते हैं कि सीबीआई बाहर आए, सामने बोले। हालांकि अनिल देशमुख ने जब असेंबली में वहां पे खड़े होकर खुद भी कहा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की जांच चल रही थी, ऐसे करके उन्होंने 2 बार उन्होंने कहा है। प्लस जो रिया के वकील है मान शिंदे, उन्होंने भी बातों ही बातों फ्लो में लाइव वीडियोस में भी 2 बार मेंशन किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर, मतलब इनसाइड सबको पता है। लेकिन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, थैंक यू सो मच कि आप जो एश्योरिटी दे रहे हैं कि डेफिनेटली जो हमारे लीडर्स हैं वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और वो ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। आई थिंक ये एक जो चीज है ना, पिछले कुछ केसेस में जो देखी है लोगों ने, वो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में घूमती रहती है। जैसे जिया खान का केस था, 7-8 साल हो गए थे। हालांकि अभी अभी अच्छी खबर आई है कि वो एक सीबीआई की स्पेशल कोर्ट को दे दिया गया है, सेशन कोर्ट के द्वारा। तो हाँ, तो वो क्यों दिया गया है, आप ये भी समझो ना, वो क्यों दिया गया है।
कि अब पुराने भी गड़े मुर्दे निकाले जाएंगे। अब जो वॉश ऑफ था वो वॉश ऑफ नहीं होगा। राइट, राइट। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग जो अभी आप बता रहे हैं, वो सब लोगों के लिए जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो यही बात करते हैं, तभी सब लोगों को एक ही बात कहते हैं कि पॉजिटिव रहने की जरूरत है, एजेंसीज पे विश्वास करने की जरूरत है। सर, जितने भी हमारे वीडियोस होती है, हम सुशांत के बारे में बात करते हैं, दो चीजें हम कहते हैं, एक तो सरकार पे भरोसा रखिए, दूसरी चीज एजेंसीज पे विश्वास कीजिए। बहुत सारी चीजें चुटकियों में फैलाई जा सकती है पेड पीआर के द्वारा कि एजेंसीज बिक गई हैं, सरकार शिवसेना से हाथ देखो मिला लेगी, इसके ऊपर देखो क्या बताइए। है, सुशांत सिंह के नाम पे बहुत लोगों की दुकानें चल रही हैं, ठीक है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं नाम किसी का कभी नहीं लेता हूँ चैनल्स पे, लेकिन ऐसे ट्विटर वाले हैं जो सुशांत छिपा हुआ है, जिंदा है, छिपा के रखा हुआ है, इन Yep. लोगों को इन लोगों को प्लीज, आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता, जितने आपके सुशांत सिंह के फैन हैं, मैं एक बात रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो करके माइलेज क्यों देते हो भाई? अब नहीं देते आप सर। ज्यादा जानते हो, वो 2 टके के ट्विटर वाले ज्यादा जानते हैं, फेसबुक वाले ज्यादा जानते हैं, या एजेंसीज ज्यादा जानती हैं? तो ऐसे लोगों को प्लीज हवा मत दीजिए। आपकी हवा की वजह से सेंसेशनल वो चीजें लिखते हैं। Absolutely. मतलब ये वो लोग हैं जो मेरे कंधे पे कभी पैर रख के चढ़ने की कोशिश करते थे, चढ़े भी थे, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते थे, मैंने भी सपोर्ट कर दिया था, गलती है मेरी। लेकिन ऐसे मैं आप लोग पता है, इससे आप अपना ही ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। आप एजेंसीज पे विश्वास कीजिए, आप सरकार पे विश्वास कीजिए। अगर आप किसी और पे विश्वास करना चाहते हैं तो बताइए, आप सरकार पे क्यों नहीं करना चाहते? आपके पास ऑप्शन है। अगर एजेंसीज पे आप विश्वास नहीं करेंगे तो क्या आप अमेरिका से एफबीआई लेके आएंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको एजेंसीज पे विश्वास करना पड़ेगा, आपको सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा। कम से कम इस सरकार पे तो मैं डंके की चोट पे बोलूंगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी सरकार है, ईमानदार सरकार है। बिल्कुल। बाकी जो लोग एसएसआर के नाम पे चैनल्स चला रहे हैं, जो मैं कहना नहीं चाहता इन शब्दों को, बड़ा कठोर शब्द हैं, पर जो दुकानें चला रहे हैं उनको प्लीज हवा मत दीजिए। आपके शोर मचाने से केस तेज नहीं हो जाएगा, आपके ना कहने से केस हल्का नहीं हो जाएगा, केस अपने लेवल पे चलेगा। कुछ भी कर लीजिए, सुशांत सिंह वापस तो नहीं आएगा, राइट? लेकिन क्या हम सुशांत सिंह के केस को एक मॉडल केस लेके जो गंदगी है उसको साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप मुझ पे भी विश्वास मत कीजिए, लेकिन आप मेरी एक बात से तो सहमत होंगे कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद अगर मैं एक ट्वीट लिखता हूं, बॉलीवुड नेक्स्ट, तो यानी मेरी इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा पक्की है और ज्यादा अंदर तक है, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जब हम हथौड़ा मारें, और हमें सुशांत सिंह का सेक्रीफाइस एक तरह का हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है उस इंडस्ट्री को साफ करने की। आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है। एजेंसी जो करेंगी करेंगी, सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप लोगों को बोलिए बॉलीवुड टोटल बंद, बॉलीवुड के टोटल बंद। और बंद का मतलब ये नहीं होता है कि ये देशभक्त आदमी है, इसने सरकार को डोनेशन दिया पीएम, तो इसकी फिल्म देख लेते हैं, या वो एक्ट्रेस है, वो बहुत नेशनलिस्ट एक्ट्रेस है, उसकी देख लेते हैं। भाई साहब, बंद मतलब बंद, ओटीटी बंद मतलब बंद, बॉलीवुड बंद मतलब बंद। अगर सुशांत सिंह को प्यार करते हो, केस चाहते हो, तो कट्टर बनो, और कट्टर ऐसे ही बनोगे जब तक आप क्रिकेट और बॉलीवुड बंद नहीं करोगे। मैंने हमेशा एक चीज बोली है, क्रिकेट, बॉलीवुड, मीडिया विदाउट एक्सेप्शन बंद कर दो। 1 साल के लिए बंद करो, रिजल्ट आपके सामने होंगे। अगर सरकार काम करना नहीं भी चाहेगी तो मजबूर हो जाएगी काम करने के लिए, क्योंकि उसको भी तो टैक्स चाहिए, उसको भी टैक्स नहीं मिलेगा।
तो वो भी मजबूर हो जाएगी कि हम इसका सॉल्यूशन निकालें। लेकिन केवल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे शोर मचाने से और दुकानें चलाने से काम नहीं होगा। ऐसे दुकानदारों को भी निकाल के बाहर करो। धर्म के नाम पे दुकानें चल रही हैं, हिंदू ही चला रहे हैं, एसएसआर के नाम पे दुकानें चल रही हैं, इन लोगों को बंद करो। अपने राष्ट्र और अपना सनातन धर्म उसको मजबूत करो। बस हमें किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, किसी को गाली देने की, अब्यूज करने की, जेंडर स्पेसिफिक गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल अपना काम करें, सरकार को अपना करने दीजिए, हम अपना काम करें। वो है हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है और अपने सनातन को मजबूत करना है, और ये दोनों काम हम बिना गाली दिए दे सकते हैं। सनातन को मजबूत करने के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में काफी डिटेल में लिखा है। 108 फिगर को सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा 108 क्या है। आप नियम से उसको फॉलो कीजिए, आप देखिए अगले 5 से 10 साल में ये देश भी बदल जाएगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट सर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जो विचार है जो 100% मिल रहे हैं, मैं 99.9 भी नहीं कहूंगा, क्योंकि हमने 100%, एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट कि किस एक्ट्रेसेस ने, किस एक्टर ने सुशांत के फेवर में कुछ कहा है या नहीं कहा है, हमें इस चीज में कोई पार्शियलिटी करने की जरूरत नहीं है, हमें 100% बायकॉट करना है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल एजेंसीज में विश्वास। सर इतने लोगों ने, आपने देखा होगा किसी ने ट्विटर पे ही पोस्ट किया था कि सीबीआई ने 50 करोड़ ले लिए, 500 करोड़ ले लिए। सर 3 बजे भी अगर ऐसी कोई न्यूज मिलती है ना, आई मेक श्योर आई कम ऑनलाइन एंड देन लेट पीपल नो, क्योंकि क्या होता है ना, वो चीज बहुत जल्दी फैलती है और लोग गाली बकना शुरू कर देते हैं सरकार को, सबको। तो सो आवर जॉब इज टू मेक श्योर, लेट पीपल अवेयर कि ऐसा कुछ नहीं है, एजेंसीज पे विश्वास रखना। तीसरी चीज जो आपने बोली है, वो सबसे पहले बोली थी कि सुशांत सिंह राजपूत इज अलाइव, दिस इज टोटली फेक। एंड जैसा कि आपने कहा कि ये एक तरीके से दुकान चलाने के लिए, सर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, लोगों से कोरोना के नाम पे कि कोरोना में लोगों की हेल्प करनी है, 30 to 40 lakhs रुपए तक उसने कलेक्ट किए हैं। एंड यू कैन इमेजिन नाउ व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। देखो संदीप, मैं वही बोला ना, लोग इमोशनल हो जाते हैं। जहाँ तक फंडिंग की बात है, तो मेरी भी फाउंडेशन है, लोग उसमें भी डोनेट करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी इवेंट को या कैजुअलिटी को या पेंडेमिक को इशू नहीं बनाया है। ठीक है कि हम ये करेंगे तो करेंगे। और दूसरी बात, जैसे मेरी जो फाउंडेशन है, गौरव प्रधान फाउंडेशन, वो हमेशा ऑडिट के लिए हमेशा तैयार है। मैं बल्कि खुल के बोलता हूँ कि हमारा ऑडिट जो भी चाहे एजेंसीज, मतलब हम ये नहीं कहेंगे आप आके ऑडिट कर लो, सारी जनता को बुला दो। मैं कहूँगा जो भी एजेंसीज हैं इससे जुड़ी हुई, वो जब चाहें हमारी ऑडिट कर सकते हैं, और उसमें कोई छिपा हुआ नहीं है। जब और फैक्चुअल है यार, भगवान की कृपा से मेरे पास मेरी नीड्स बहुत कम है, मुझे फंडिंग की पर्सनल अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ काम करते हैं तो लोग सामने आते हैं, हेल्प करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या ये लोग जिन्होंने लिया है ये ऑडिट के लिए खुले हुए हैं? सवाल ये है। तो ये ऑडिट के लिए क्यों नहीं खुले हुए हैं? ठीक है, हमारी तो सेक्शन 8 कंपनी है जो गवर्नमेंट आरसीओ में रजिस्टर्ड है। हर साल इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट होता है। जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, जो भी फंडिंग आ रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी खर्चा होता है, उसका चालान भी कटता है, उसका वाउचर भी कटता है, उसका पूरा लेटर होता है, उसकी पेपर ट्रेल होती है। तो हम तो चाहते हैं, और जितना हम कोशिश करते हैं कि जितना हो डिजिटल माध्यम से हो, ताकि वो ट्रेसेबल रहे। और मेरा खुद का ये रूल है जो फाउंडेशन में, कि फाउंडेशन के किसी भी डायरेक्टर या पदाधिकारी को कोई भी रेनोमिनेशन नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हाँ, काम करने के लिए अगर उसका कुछ खर्चा होता है तो वो फाउंडेशन सपोर्ट करे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो जो लोग भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी काफी लोग आते हैं सर, वो कहते हैं कि वो इस तरीके से डोनेट करना चाहते हैं, मैं तो सब लोगों को यही कहता हूँ कि आप जाइए किसी एनिमल्स को दीजिए, क्योंकि हम एक भी पैसा ना मांगते हैं, ना आज तक मांगा है हमने, उसमें बिलीव नहीं करते। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि जो भी लोग, क्योंकि काफी लोग आते हैं, गौरव
सर की गौरव प्रधान फाउंडेशन, अगर आप चाहते हैं, आपको पता है, सब लोगों को यहाँ पे पता है सर, कोई किसी छुपा नहीं है कि आपके बारे में सब जानते हैं, सबने रिक्वेस्ट की है। इफ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स समथिंग, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू गो, गौरव देखो, प्रधान फाउंडेशन। मैं आपने इतनी बात कही है तो मैं आप लोगों को एक माइंडसेट क्लियर कर दूं कि जो भी आपका डोनेशन आता है वो हम खर्च कहाँ करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, 2016 से मैं कुछ 850 बच्चों को सपोर्ट करता हूँ गांव में, जो स्कूल और टीचर्स को छोड़ के जो भी और फैसिलिटी है, ड्रेस से लेके, स्टेशनरी से लेके, जूते, चप्पल, शूज़, कंप्यूटर इक्विपमेंट, ढोलक, हारमोनियम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो सब हम देते हैं। ठीक है। दूसरा जो ये फंड यूज़ होता है वो रिसर्च वर्क के लिए भी होता है, और जो मैं पूरे देश में घूमते-घूमते कॉलेजेस में जाता हूँ, सब जगह बच्चों को सिखाता हूँ, राष्ट्रभक्ति बताता हूँ, देश समझाता हूँ, या कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, या प्राइवेटली जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें जो खर्चा होता है वहाँ आता है। क्योंकि देखो, मैं कंबल नहीं बाँटता, ठीक है? मैं खाने का स्टॉल नहीं चला सकता, वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है। मेरी एक्सपर्टी ये है, मेरा दिमाग है, ठीक है? जो हमारी टीम है उसका दिमाग है। और दूसरा काम हम करते हैं, जो हम एक मोबाइल इनक्यूबेटर चलाते हैं। जब हम सिटी में जाते हैं तो कुछ 100-200 सेलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उनके साथ उनको फ्री में बैठ के बोथ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, मार्केटिंग, सेल्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सोल्यूशन डेवलपमेंट, उस पे उनको मेंटर करते हैं और उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं एटलीस्ट 1 साल तक, कि वो जैसे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 8-10 कंपनियों में, स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी में है, ईटरी का स्टॉल है, रेस्टोरेंट हैं, उन चीज़ों को हम सपोर्ट करते हैं, मेंटरशिप करते हैं। तो आप भी ये समझ सकते हैं कि अगर हम पूना में जाके कुछ कर रहे हैं, या बैंगलोर में जाके कुछ कर रहे हैं, या छोटी सिटीज़ में जाके कुछ कर रहे हैं, तो ट्रैवल का खर्चा होता है, एयरलाइन का खर्चा होता है, रुकने का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो आपकी फंडिंग वहाँ इस्तेमाल होती है। तो जब भी आप कोई भी दें तो ये बात अच्छी तरह से सोच समझ के दीजिए। हम आपको धर्म पे कभी फंड नहीं मांगेंगे, हम आपसे धर्म के नाम पे। हम किसी धर्म को अब्यूज करने के लिए फंड कभी नहीं मांगेंगे। हम किसी और हैंकी पैंकी जॉब के लिए आपसे फंड नहीं मांगेंगे, और जो भी हम करते हैं वो पब्लिक डोमेन में है, आप चेक कर सकते हैं। आगे एक्सीलेंट। बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये टॉपिक कुछ ज्यादा लंबा हो गया। नहीं सर, प्लीज शेयर योर डिटेल्स, क्योंकि मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं, आई विल प्रोवाइड डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन। वो बट थैंक यू सो मच। मेरे गौरव प्रधान चैनल पे मेरे वीडियो के नीचे लिंक्स हैं, वो ओके। जैसा लोग चाहें वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम डॉलर में या किसी भी फॉरेन करेंसी में डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते। आपको जो भी करना है INR में कीजिए, क्योंकि हमारे पर FCRA की अप्रूवल नहीं है, अभी नहीं है। तो जब तक वो अप्रूवल नहीं आएगी, हम कोई गलत काम करना नहीं चाहते, हम किसी भी तरह से गलत फंडिंग लेना नहीं चाहते, जो कि फाउंडेशन पे एक गलत धब्बा लगे या हम पे कोई क्वेश्चन मार्क हो। इसलिए प्लीज हमें USD में, ऑस्ट्रेलियन USD में, या किसी भी और फॉरेन करेंसी में कोई भी फंडिंग प्लीज मत कीजिए। ओके। ओके सर, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। आगे बढ़ते हैं सर, और आप थैंक यू सो मच। स्टार्टिंग में ही आपने लोगों को आश्वासन दे दिया है, तो इससे बहुत तसल्ली मिलेगी अभी लोगों को कि डेफिनेटली गवर्नमेंट इज वर्किंग इन राइट डायरेक्शन, तो लोगों को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं सर, जब CBI की बात करते हैं, तो अभी किसी मुंबई पुलिस के ACP ने CBI को धमकी भी दी थी, वो सामने आए थे, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज है, जो एंटीलिया केस में पूछताछ कर रहे हैं। तो लोगों का ये भी था कि कहीं सुशांत केस में भी हो रहा होगा। डेफिनेटली ये चीजें चलती रहती है, क्योंकि आपने बताया इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। हाउ डू यू सी दिस एंटीलिया केस, और जो देशमुख, ये वसूली गैंग, ये सब चल रहा है, अभी अनिल देशमुख फरार है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, एंटीलिया केस मैंने पहले भी एक बार बताया था किसी चैनल पे कि एंटीलिया केस केवल वसूली केस है, ठीक है? इससे ज्यादा का कुछ नहीं है। और अगर आप इसके तार जोड़ना चाहते हैं तो आपको 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़ने शुरू करने पड़ेंगे। तो वहाँ से अगर आप तार जोड़िए, और यही सचिन वाजे वहाँ तक इन्वॉल्व रहे हैं,
और जो हमारे बहुत बड़े नेता हैं वो भी इन्वॉल्व रहे हैं, जो परिवार है मुंबई में वो भी इन्वॉल्व रहा है। तो ये केवल वसूली है। मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ, जिस पे मेरा एक बार मज़ाक भी उड़ाया था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जब मैं वही है ना कि शुरुआत में जब मैं लिखता हूँ तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन समय के साथ बात सही होती चली जाती है और वो होनी है। जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, उससे पहले कुछ 80 घंटों की फडणवीस की और अजीत पवार की मिलके सरकार बनी थी, यस। ठीक है? और लोगों ने बड़ा मज़ाक उड़ाया कि अजीत पवार मतलबी है या फडणवीस को कुर्सी चाहिए, भाजपा को सत्ता चाहिए, हुँ, ब्ला-ब्ला दुनिया भर की बातें। और मैंने जब उसपे एक्सप्लेनेशन दिया था तो लोगों ने कहा था ये तो कुछ ज़्यादा ही बोलता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब एज़ यूजुअल जो होता है मेरे साथ, वो था। हुँ, लेकिन आप समझो ये वसूली क्यों आई? वसूली इसलिए आई कि और वो सरकार क्यों बनी थी? महाविकास अघाड़ी की सरकार क्यों बनी? महाविकास अघाड़ी की सरकार के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो यही था कि परिवार के सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो एक भूख थी सत्ता की, वो भूख मिटानी थी, ठीक है? या जबकि आपको सब पता है कि मेरिट में बाप-बेटे कहीं फिगर आउट नहीं होते हैं। मतलब पिताजी तो ऐसे हैं कि वो कोरोना काल में अपने घर से ही नहीं निकले डर के मारे, जबकि यूपी में योगी जी कोरोना पॉज़िटिव होते हुए घर के बाहर घूम रहे थे, ठीक है? हुँ, या एक ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था 1,90,000 जैपनीज़ फंड, जो कि बुलेट ट्रेन के लिए आया था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास था। तो 80 घंटे की सरकार में जो काम हुआ, वो 2 काम हुए। हुँ, पहला जो 5 से 7,000 करोड़ किसानों के नाम पे था, वो किसानों को रिलीज़ कर दिया इससे पहले कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में चला जाए। दूसरा 1,90,000 को वापस केंद्र सरकार के डिस्पेंसेशन में डाल दिया, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। और वो इसलिए करा गया क्योंकि अगर 1,90,000 आपका पैसा नहीं था, टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं था, भारत सरकार का पैसा नहीं था, वो जैपनीज़ फंड था, ठीक है? जापान की सरकार का फंड था। अब अगर मान लीजिए अब ये जो सरकार है 3 पार्टियों की हुँ, अ, इसकी सेहत पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, भारत की कितनी भी बेइज़्ज़ती हो, कुछ हो, कुछ नहीं हो। तो ये 1,90,000 करोड़ का क्या करते? आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, बंदरबाट होती, जबरदस्त प्रोजेक्ट होते, 50% 60% कमीशन होता। हुँ, आपको लगता है प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बनता बनाता कुछ नहीं, जेब भरती। तो ये ज़रूर था कि इस चीज़ को हमें वापस सरकार को देना है, ताकि ये फंड सिक्योर हो जाए। एक बार ये फंड सिक्योर हो जाए, उसके बाद आप खेलो। अब आज की डेट में सरकार महाराष्ट्र का क्या हाल है? आज की डेट में महाराष्ट्र का हाल ये है कि एनसीपी चाहती है कि शिवसेना सरकार गिरा दे, शिवसेना चाहती है एनसीपी या कांग्रेस गिरा दे, कांग्रेस दुआ कर रही है एनसीपी या हुँ, हुँ, ये कोई एक गिरा दे, ताकि दूसरा गिराए, ताकि उसकी साख बची रह जाए। और भाजपा दूर बैठ के कह रही है सालों आपस में लड़ो और हम मजे लेंगे अभी। हुँ, तो महाराष्ट्र में जो सरकार का है वो बीएमसी इलेक्शन के बाद होगा। बीएमसी इलेक्शन में क्या किस करवट बैठता है, उस पे डिपेंड होगा। अब इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस महाराष्ट्र के लोगों को आ जाती है हुँ, कि वो बीएमसी इलेक्शन में किस तरह से वोट करते हैं। क्या वो कीबोर्ड वॉरियर ही हैं, जो हुँ, शोर मचाते हैं, या ज़मीन पे उतर के हिम्मत करेंगे 10 लोगों को साथ में लेके जाएँ और भाजपा को वोट दें। इस पे बहुत डिपेंड करेगा। या दूसरी चीज़ जो महाराष्ट्र में हुई है कि शरद पवार एक मराठा नेता थे। माइंड इट, ठाकरे मराठा नेता नहीं है, मराठी नेता है। दोनों में फ़र्क है। तो उसको काउंटर करने के लिए जो भाजपा ने करा, नीतीश राणे को आगे कर दिया मंत्री बना के। अब मराठा वर्सेस मराठा है। ये बात देवेंद्र फडणवीस मराठी नेता हैं, मराठा नेता नहीं, ठीक है? तो यहाँ अब मराठा पॉलिटिक्स की तरफ से देखना शुरू करो, क्योंकि अब वो मराठी वाली बात को, अगर मराठी अस्मिता जैसे जो फेक
शिवसेना हमेशा बातें उठाती है और जिसके बेसिस पे जीत जाती है, उसको काउंटर करने के लिए अब ये मराठा पॉलिटिक्स है, और शिवसेना में मराठे नहीं हैं, मराठी हैं। तो जो आपकी एंटीलिया का केस है वो केवल बिजनेसमैन को डराने का केस था, ताकि उनसे डोनेशन लिया जाए, क्योंकि मोदी की सरकार आने के बाद अडानी अंबानी जितनों के नाम उछाले जाते हैं, वो उसका एक ही कारण है कि वहां से डोनेशन नहीं आ रही है। सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस में और पार्टियों में, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए अडानी अंबानी का नाम उछाला जाता है, इसीलिए मुकेश जी को डराने का काम करा गया था परिवार को, ताकि वो डोनेशन आए। और डोनेशन ना एनसीपी के पास जा रही है, ना शिवसेना के पास जा रही है, ना कांग्रेस के पास जा रही है। तो ऐसे करके देखना चाहिए। और जो बाहर से डोनेशन आती है वो हवाला के माध्यम से, डिमोनेटाइजेशन के माध्यम से ऑलरेडी बंद हो गई है। तो जो हमारे दाऊद अंकल हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो दुबई का माफिया है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सूजामल दुबई जाते हैं लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं होता है। तो वो सारी चीजें बदल रही हैं, और मेन चीज पॉलिटिकल डोनेशंस का है, पैसे का है। इसीलिए 80 घंटे की सरकार बनानी जरूरी थी। तो ये सारी चीजें आपस में वेल कनेक्टेड हैं, और कनेक्शन अगर जोड़ा जाए तो मुंबई की ड्रग्स पंजाब से जुड़ती हैं, पंजाब की ड्रग्स इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ती है, जो कि कश्मीर में बारामूला के रास्ते होती है। देखो, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन के कई रास्ते हैं, लेकिन बारामूला का रास्ता है जहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती है वो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए नहीं होती है। एक टेररिस्ट आता है लेकिन वो अपने साथ 20 किलो ड्रग लेके आता है। तो बारामूला का रास्ता इस्तेमाल होता है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, जो कि बाद में फलों के ट्रकों में और चीजों के ट्रकों में छिपा के पंजाब तक आती है, फिर मुंबई तक आती है। इसीलिए आपने देखा, जब मैंने लिखा था कि ईडी सबसे पहले सुशांत केस में ईडी आया, ईडी ने आके क्या करा, जो भी एविडेंस रेस्क्यू कर सकते थे उन्होंने रेस्क्यू करा। तब मैंने लिखा था ईडी के बाद अब सीबीआई आएगा, फिर सीबीआई आया, फिर अगर आपको याद हो तो मैंने पोस्ट लिखी जब सीबीआई आया, मैंने द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग इज एनसीबी, क्योंकि मुझे पता था ड्रग एंगल आना है, तो एनसीबी आया। और जब ड्रग का नाम आता है उसके मतलब एनआईए नेचुरल आ जाएगी, ठीक है। और तब मैंने लिखा था, आप मेरा टेलीग्राम सर्च कीजिए, फेसबुक ट्विटर पे तो मैं नहीं हूँ, फेसबुक सर्च कीजिए, मैंने ये चीजें बड़ी साफ लिखी हैं पिछले साल कि अब एनआईए आएगा। तो उसका इंटरनेशनल एंगल भी सामने आ गया ड्रग का। और ड्रग हमेशा एक हार्ड करेंसी होती है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, इलीगल एक्टिविटी के लिए, एंटी गवर्नमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए वो इस्तेमाल होती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। और जो आपने बात की है, मैं तो सोच के अभी जो 80 घंटे में जो काम किया है, एक तरीके से एक मूवी नहीं होती वो सस्पेंस, उसमें क्या क्या काम करने हैं, और मतलब इतना सोचने के लिए भी, जनता के लिए वो भी, ये नहीं है कि हाँ 80 घंटे की सरकार बना के चीजें हड़प ली। अब इसका एक और बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल है, जब बंगाल में अभी सरकार बनी थी, वहां पे भी बंगाल सरकार ने भी किसानों का पैसा रोका हुआ था, एंड देन पीएम मोदी जी रिक्वेस्टेड कि वहां से अब तो कम से कम पैसा रिलीज कर दो। एम आई राइट और रॉन्ग सर? नहीं, वो सारी चीजें हैं। अब जैसे बंगाल की बात करें तो अभी लोग जो मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं वो ये पड़ गए हैं कि, और इसमें बड़े महान महान लोग भी हैं ट्विटर के, महान ज्ञानी, महान इंटेलेक्चुअल, महान हिस्टोरियंस, कि मोदी ने कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ जो अपने वकील नहीं भेजे या काउंटर नहीं दिया, बैक ऑफ कर दिया। देखो कई बार क्या होता है, और ये बैक ऑफ क्यों करा, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है ओलिव आर्म एक्सटेंड करना ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी की पार्टी एक इलेक्टेड पार्टी है, मेजॉरिटी के साथ उनकी सरकार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगी, जो मैंने बंगाल इलेक्शन से पहले लिखी थी,
जब शरद पवार के बंगाल इलेक्शन में जाने की बात हुई थी कैंपेन की, मैंने कहा ये नहीं जाएँगे, कुछ बहाना बनाया जाएगा। और उसके बाद बहाना बना कि वो बीमार हो गए, उनका ऑपरेशन हुआ। उसका कारण ये था कि यूपीए की चेयरमैनशिप के लिए 3 कंटेंडर हैं। एक राहुल गांधी हैं, दूसरी ममता बनर्जी हैं और तीसरे शरद पवार हैं। अब राहुल गांधी सब जानते हैं लायबिलिटी है, ठीक है? चाहे उनके पार्टनर हो, चाहे उनकी अपनी पार्टी हो, उनकी अपनी माताजी ही क्यों ना हो, वो भी जानती है लायबिलिटी है, इससे कुछ नहीं होगा। तो यानी अब फाइट बची 2 लोगों में, शरद पवार और ममता बनर्जी। अगर ममता बनर्जी हार जाती तो शरद पवार यूपीए के अनडिस्प्यूटेड कंटेंडर होते, लेकिन ममता बनर्जी के जीतने से ममता बनर्जी अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप हो गई है। तो जब प्रशांत किशोर शरद पवार से मिला था, तो प्रशांत किशोर ने ये समझाया था कि आप कंटेंडरशिप, यूपीए चेयरमैनशिप की कंटेंडरशिप पे मत जाओ, आप राष्ट्रपति के लिए पोजीशन करो अपने आप को। इसीलिए ममता बनर्जी अभी जब दिल्ली आई और सारे नेताओं से मिल रही थी, तो वो अपनी कुर्सी यूपीए चेयरमैनशिप के लिए पक्की कर रही थी, ताकि 2024 का चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाए और वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हों अगेंस्ट मोदी। अब अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होती हैं, तो ये भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फिर धूल चटाना बहुत आसान होगा। और ये इससे आप डायनेस्ट को, जो सोनिया गांधी का परिवार है, उसको आप टोटली खत्म कर सकते हो, कांग्रेस को खत्म कर सकते हो। क्योंकि जब आपकी यूपीए चेयरमैनशिप खिसक जाए हाथ से, तो परिवार खत्म हो जाएगा, ठीक है? कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उसी दिन कांग्रेस खत्म होगी। और ममता बनर्जी को हराना बहुत आसान है। ममता बनर्जी को लड़ना पड़ेगा बनारस से, जमानत जब्त होगी बनारस में, ठीक है? इसलिए कोर्ट में उनके खिलाफ नहीं जाके एक ओलिव आर्म एक्सटेंड करी गई, ताकि उनको और हवा दो। तो राजनीति जो है ना, राजनीति स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, जो टीवी में आता है, जो शोर मचता है सोशल मीडिया पे, जो महान इंटेलेक्चुअल यूट्यूब चैनल पे बनाते हैं वीडियो और डालते हैं और भड़काते हैं लोगों को, ये इन सबको तिनका भर भी आइडिया नहीं है राजनीति कैसे खेली जा रही है। जो मोदी की राजनीति है वो क्लासिक राजनीति नहीं है, वो उससे बहुत हटके। तो पहले की जो राजनीति 70 साल की होती थी ना, जात बिरादरी का कैलकुलेशन, रिलीजन का कैलकुलेशन, हिंदू मुस्लिम का कैलकुलेशन और सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होते थे, ये राजनीति उससे बहुत परे है। और इसको सोचने के लिए बहुत शांत मन चाहिए, चेस में महारत चाहिए, ठीक है? चौसड़ खेली है तो उसमें महारत चाहिए। तो आप लोगों की सोच, महान हस्तियों की सोच जहाँ खत्म होती है, उसके बाद तो मोदी सोचना शुरू करता है भाई। एग्जैक्टली। हो पॉलिटिक्स में अब मैं आगे क्या कहूँ, आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है, बट एक चीज जो आपने अभी मेंशन की थी, फडणवीस फडणवीस वहां से गडकरी और फिर गडकरी और फिर पवार। तो यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक दुविधा है कि जब अभी अठावले ने भी बोला था कि हम लोग बीजेपी की और शिवसेना की सरकार बन सकती है, तो लोगों ने बहुत एकदम से गालियां बकनी शुरू की थी। और फिर हमने लोगों के सामने यही फैक्ट रखे थे, भैया अठावले किस पार्टी के हैं, अठावले की क्या अहमियत है वहां पे, और वो मोदी जी और अमित शाह जी डिसाइड करेंगे आगे की चीज होनी क्या है। तो ये जो दुविधा लोगों के दिमाग में है कि बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना लेगी, इसके बारे में आप थोड़ी चीजें साफ कीजिए लोगों के लिए। देखो, एक चीज लोगों की सोच ऐसी होती है और उसमें कोई गलत नहीं है। मैं सब इमोशनल होते हैं, इमोशन से सोचते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, ठीक है? आपको ये लगता है जेल डाल दो, मार दो, काट दो, लटका दो, घुसा दो, राजनीति ऐसे नहीं चलती। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। ये देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी को कैसे सीज किया जाए। तो हो सकता है शिवसेना के साथ कल को सरकार बना ले, ये भी हो सकता है एनसीपी के साथ सरकार बना ले भाजपा। लेकिन जो भी होगा वो बीएमसी के बाद होगा। ये देखा जाएगा बीएमसी में पल्ला किसका भारी है, ठीक है? वहां से डिसाइड होगा। और
अब आप बोलोगे एनसीपी के साथ सरकार कैसे बना सकती है? भाई अगर शरद पवार को प्रेसिडेंशियल उसके लिए न्यूट्रलाइज करना है तो आप सरकार बना लो, शरद पवार न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो प्रेसिडेंट तो आपका बनेगा ना। फिर शरद पवार तो कंटेंडर नहीं रहेंगे। अब शरद पवार की प्रॉब्लम क्या है? शरद पवार जी की उम्र हो चुकी है, ठीक है, भगवान भरोसे बोनस पे हैं। अब उनकी पार्टी, अगर उन्होंने अभी कुछ स्टेप नहीं लिए तो पार्टी बिखर जाएगी उनके बाद। तो पार्टी को इकट्ठा करने के लिए उनको एक अपनी जगह एक पार्टी का प्रेसिडेंट चाहिए, जो वो सुप्रिया सूले को चाहते हैं। सुप्रिया सूले में लीडरशिप क्वालिटी नाम की चीज नहीं है, वो अपने बाप के नाम पे जी रही है, ठीक है। अब सुप्रिया सूले को लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो सुप्रिया सूले के बहुत क्लोज हो। तो वो एक ही नाम है जवानी के दिनों से, वो है राज ठाकरे। ठीक है, तो एमएनएस की क्लोजनेस एनसीपी के साथ नेचुरल आएगी। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसे बहुत ठंडे दिमाग से सोचा जाता है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है। तो मेरी आपके दर्शकों से निवेदन है कि उछल कूद ना ही मचाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम अपने नेतृत्व पे विश्वास रखना तो सीख लें। अगर आप अपने नेतृत्व पे विश्वास, आप 25 साल 30 साल 35 साल के बच्चे हो, ठीक है, युवा हो, मैं आपकी उम्र से ज्यादा तो मोदी को अपनी तलवे घिसते हुए हो गया राजनीति में। तो आप उस इंसान को राजनीति सिखाओगे? बट सर एक इशू उसमें जो दिखाई देता है, एंड मैं लोगों के बिहाफ पे ये बात कह रहा हूं कि अगर बीजेपी ने इन लोगों के साथ सरकार बनाई और आपको पता है कि उसमें कौन कौन शामिल है, तो फिर सुशांत को न्याय कैसे मिलेगा? सुशांत को न्याय मिलेगा, वो आप चिंता मत करो। देखो, बीजेपी वो पार्टी है जो अपने एमपी और अपने एमएलए के यहाँ भी आईटी रेड करा देती है, ठीक है। तो जब तक मोदी, शाह, योगी जैसे लोग हैं, तब तक आप ये चीज तो लिख के रख लो कि यहाँ पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक। लेकिन राजनीति अपनी तरफ से चलेगी और सुशांत अपनी तरफ से चलेगा, उसमें आप मिक्स करने की कोशिश मत करो। तो वो जो क्लासिक तरीका होता है कि हमारी दोस्ती हो गई तो ये केस शांत हो जाएगा, वो नहीं, घसीट घसीट के मारेंगे, ये आप लिख के रख लेना, बहुत बुरी तरह से घसीटा जाएगा। बिल्कुल, घसीटने की बात से याद आई, हम कहते हैं हरियाणा में कि घसीटते ज्यादा मारते कम है। वही बात आपने याद दिला दी। बट और आप भी मैं इंट्रोडक्शन भूल गया, आप गाजियाबाद में पैदा हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर? नहीं, मैं गाजियाबाद का पैदा नहीं हुआ, मैं बरेली एक शहर है यूपी में, वहां पर मैंने जन्म लिया था, स्कूल वहां से करा था, पढ़ाई दिल्ली में करी थी, उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया। फिर मैंने 55 देशों में काम करा, लगभग 30 साल तक। 10 साल अपनी कंपनी चलाई और एक दिन बस जुनून आया कि अब वापस इंडिया जाना है। माता पिता भी अपनी अपने काफ़ी बुजुर्ग हो गए, तो सब कुछ बंद करके, क्योंकि मुझे पैसे का मोह कभी नहीं रहा, मुझे फेम का मोह कभी नहीं रहा। लग्जरी मैंने जितनी देखी है, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते लग्जरी क्या होती है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी जो कंपनी थी, साउथ अफ्रीका में मेरी एक ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी थी। मैं खुद कभी नहीं जा पाया, उससे पहले मैंने कंपनी बेच दी, लेकिन मेरी एक ब्रांच टाइम टनल ऑस्ट्रेलिया भी थी। तो हमारे वहाँ पर लोकल ऑस्ट्रेलियंस जो थे उसके कंट्री मैनेजर थे और चलाते थे। तो एक दिन मन करा कि सब कुछ बंद कर दो और उसके बाद आ जाओ। और जैसा मैंने कहा, पैसा, फेम, ये चीज़ें मेरे दिमाग में कभी नहीं जाती हैं, ठीक है। इसलिए मैं सीधा रहता हूँ, शांत रहता हूँ, अपने घर में बैठ के, अपने छोटे से ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ। जो भी है, मेरा अपना काम है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, जो मैं यूएस के क्लाइंट्स हैं, मेरे यूरोप में क्लाइंट्स हैं, उनको हैंडल करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। बाकी मैं रामायण और महाभारत को बेस बना के मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेता हूँ। जो यंग मैनेजर्स हैं, वो भी केवल विदेशियों को, अभी भारत में उसको शुरू नहीं करा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता भारत में उसकी वैल्यू होगी।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेल सेड सर। ये चीज काफी लोगों को पता नहीं थी कि आप एनआरआई भी, यार आपने 55 देशों में आपने काम भी किया है। ये पहले बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, मैंने आपके बारे में पढ़ा जरूर था। बट कुछ लोगों के दिमाग में एक मिथ है, सिंस वी टॉकिंग अबाउट दिस, कि जो एनआरआई होते हैं ना, वो क्या जाने भारत के प्रति अपने प्रेम को। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब आप बाहर रहते हैं तभी आपको अपने देश से ज्यादा प्यार का एहसास होता है। इसके बारे में दो शब्द सर, प्लीज। ये बात सही है संदीप, जब आप बाहर रहते हैं तो अपने देश को मिस करते हैं। मैं बाहर रहा तो मैं खान-पान को मिस करता था, भारत की मतलब मैं तो बहुत चटोरा इंसान हूँ। समोसे, कचौड़ी, छोले-भटूरे, कुलचे और ख़ास तौर से सड़क पे खड़े होके, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने में विश्वास नहीं करता। जो रोड साइड होते हैं, अभी कल ही मैं कहीं गया था तो अपने एक मित्र के साथ तो सड़क पे खड़े होके हमने छोले-कुलचे खाए थे। तो वो चीज़ें बाहर रहते हो तो आप बहुत मिस करते हो, अपने त्योहार मिस करते हो। होली, दिवाली में जो रौनक होती है वो आप मिस करते हो। आप तो ऑस्ट्रेलिया में हो, आपको भी पता होगा। लेकिन क्या था कि जब मैं बाहर था और हमने ये सोचा कि अ, हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तीसरा मेंबर परिवार में आना चाहिए। तो हमारे दिमाग में उस टाइम मैं यूएस में था, तो सबसे पहला सवाल ये था कि क्या हमें रेड पासपोर्ट के साथ आना है या ब्लू पासपोर्ट के साथ? हम्म। तो हमने चुना कि ब्लू पासपोर्ट, तो हम इंडिया मूव करें। और खैर मैं तो फिर एचपी जॉइन करने के बाद मुझे फिर जर्मनी भेज दिया गया, मैं फिर बाहर चला गया। लेकिन मेरी पत्नी इंडिया में रहीं, तो जो हमारा बेटा है वो इंडिया में हुआ था और उसका मुख्य कारण ये था कि हमें ब्लू पासपोर्ट के साथ अपने बेटे को बड़ा करना था। ग्रीन कार्ड मुझे ऑफ़र हुआ था लेकिन मैंने प्लेज प्लेज लेने से मना कर दिया था। मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय हूँ, जन्म से हूँ, इसलिए मैं किसी और की प्लेज नहीं ले सकता। ग्रीन कार्ड मेरा कभी उद्देश्य रहा नहीं, ठीक है? मैं बाहर सीखने गया था, रहने नहीं गया था। और उसके बाद मैं मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे कोलीग्स ने, मेरे ऑफ़िस में मेरे साथियों लोगों ने बहुत मेरे को भला-बुरा कहा कि आप बाहर क्यों अपना मतलब लोग तो बाहर जाते हैं कि भई बच्चा बाहर पैदा होगा तो उसको अमेरिकन सिटीज़नशिप मिलेगी और उसके बाद उसके माँ-बाप का ग्रीन कार्ड आसान हो जाएगा, सब अमेरिकन हो जाएँगे। तो मैं हमेशा एक चीज़ रहता था, मैं यहाँ सीखने आया हूँ, दूँगा अपने देश को वापस, लेकिन मैं यहाँ रहने नहीं आया। परमानेंट रहने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर देश को एक तरफ छोड़ भी दें तो मेरे माता-पिता भारत में, मैं उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। मुझे वापस तो उनके पास आना ही आना है। तो जब मैं गया था तब भी मेरे पापा ने बोला था कि जा रहे हो, सीख के आओ राष्ट्र के लिए और एक दिन आके अपने राष्ट्र में देना, तो वही कर रहा हूँ। वेरी नाइस, दैट्स व्हाट माय प्लान इज इन फ्यूचर। और जैसे आप ये बात कर रहे हैं, मेरी वाइफ भी बाहर बैठ के देख रही है और शी सेंड मी मैसेज स्ट्रेट अवे कि हाँ हमें भी ब्लू पासपोर्ट ही रखना है। बट एनीवे, एक चीज, एक क्वेश्चन है यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल सर, कि व्हाई मेनी पीपल फियर राकेश अस्थाना एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आपको पता होगा कि किसी ने अभी कोर्ट में अर्जी भी दायर की थी कि वो 2 साल की उनको कम से कम सेवा होनी चाहिए, और फिर उसके बारे में आपका क्या कहना? देखो राकेश अस्थाना की कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, गुजरात कैडर के आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, मोदी के क्लोज। हम्म। और इसीलिए उनका ऑब्जेक्शन हुआ था। राकेश अस्थाना के ऊपर पहले सीबीआई का चीफ बनने से रोका गया था और वो चीफ बनने से रोका था आलोक वर्मा ने। और आलोक वर्मा वो आदमी थे जो एक्स चीफ हैं सीबीआई के, जिनको जो रिटायर नहीं हुए थे, धक्का मार के निकाला गया था। और वो इसलिए निकाला गया था कि दुबई में जो हमारे रॉ के लोग हैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी उन्होंने, जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है सर्विसेज के हिसाब से। तो हम अपनी जेपोडाइज नहीं कर सकते इंटेलिजेंस को, इसलिए उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया था, जिस पे सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत शोर मचाया था। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इसलिए शोर मचाया था क्योंकि आलोक वर्मा ही सुब्रमण्यम स्वामी को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचाते थे, जो कि सरकार के अगेंस्ट होती थी, और सुब्रमण्यम स्वामी उसी इन्फॉर्मेशन को उठा के सरकार को कटघरे में रोज़ खड़ा करते थे। हाँ ठीक हाँ है? हाँ। इसीलिए अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि प्रोब पैनल जो
सेटअप हुआ था आलोक वर्मा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस प्रो पैनल की रिकमेंडेशन ये है कि आलोक वर्मा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, जो कि क्रिमिनल इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो राकेश अस्थाना का दिल्ली पुलिस में अपॉइंटमेंट होना वाज नॉट एन एक्सीडेंट बट अ थिंग विच वाज वेटिंग टू हैपन। ठीक है, और दिल्ली पुलिस देश की पुलिस है, जो मतलब सेंटर की पुलिस है, सेंटर के अंदर में आती है। बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं जो देश की राजधानी में होने चाहिए। अपराइट ऑफिसर चाहिए, स्टेट ऑफिसर चाहिए, और वो राकेश अस्थाना है। तो जो पीआईएल फाइल करी गई थी, जो कि बकवास है, वो एमएल शर्मा ने करी थी। एमएल शर्मा कांग्रेस के आदमी है, ही इज ए हिटमैन, लीगल हिटमैन। उसका काम ही यही होता है इस तरह की पीआईएल फाइल करके सरकार को प्रॉब्लम में डालना या सरकार के डिसीजन में टांग अड़ाना। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और उसके पीछे हाथ हमारे स्वामी सर भी होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब मिली भगत चल रही है, लेकिन राकेश अस्थाना इज ए वेरी गुड ऑफिसर। आई सल्यूट हिम। ही इज ए स्पॉटलेस ऑफिसर, आई वुड रादर से। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पहले ही आप, जैसा कि आपने बताया कि पहले उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाने की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे रोड़ा अटकाया गया और उसके बाद एक अभी एक सीबीआई की जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप देखेंगे आलोक वर्मा तो एक चीज हो गई, उसके अलावा राकेश अस्थाना हो गए, ठीक है, जिनको बनाने की थी। लेकिन इस बीच इन दोनों के बीच में एक इंटरिम डायरेक्टर भी बनाए गए थे, नागेश्वर राव। नागेश्वर राव के अगर आप ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो आजकल वो मोदी जी को पहले पड़े हैं, ठीक है, एंटी मोदी बने बैठे हैं। उसके कारण भी है कि इंक्वायरी चल रही है। उनके जो करप्शन चार्जेस हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने केसेस दबाए अपने लोगों के, और बहुत सारे, गूगल सर्च कर लेना, तो देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशन एंड एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जिस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखो, मोदी के एंटी, अगर कोई इंसान प्रो मोदी है और सडनली वो एंटी मोदी हो जाए, तो उसके 2-3 स्टैंडर्ड कारण होते हैं। पहला, लॉलीपॉप नहीं मिली जिसकी उसे उम्मीद थी। ठीक है, जैसे हमारे एक महिला है, एंटी मोदी हो गई हैं, वो सोच रही थी वो वाइस चांसलर बन जाएंगी किसी यूनिवर्सिटी की। बहुत सारे उन्होंने मोदी के इंटरव्यू पहले करे थे, उनको घास नहीं, लॉलीपॉप नहीं मिली, तो वो एंटी मोदी हो गई। नागेश्वर राव सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद हमारी सारी पुराना रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, नई दुनिया शुरू करेंगे, तो उनकी इंक्वायरी चालू है। एक और साहब हैं, उनको लगा था कि हमारी रिटायरमेंट के बाद पुरानी ज़िंदगी बंद हो जाएगी, सारे करप्शंस बंद हो जाएंगे, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कोर्ट ने उनके पुराने जो गड़े मुर्दे उखाड़ दिए, और उस पे एक पूछ लिया है सवाल सरकार से कि इनके खिलाफ जो केसेस थे उनके स्टेटस क्या है। तो वो इंक्वायरी उनके खिलाफ चालू हो गई, तो वो फिर एंटी मोदी हो गए। तो ये, किसी को लॉलीपॉप नहीं मिली वो एंटी मोदी हो जाता है, किसी के पुराने कब्रें खुद जाती हैं तो वो एंटी मोदी हो जाता है। लेकिन आपके एंटी मोदी होने या प्रो मोदी होने से मोदी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा 10 साल के ब्लूप्रिंट पे आया है भारत में, भारत का प्रधानमंत्री बना है, 5 साल उसने मेहनत करी ब्लूप्रिंट बनाने में, और 10 साल वो उसको ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट करना है। वो अपनी पेस से, अपने टाइम से, अपने समय से वो ब्लूप्रिंट इम्प्लीमेंट करेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसकी मौका देखा जाता है कि मौका कब होगा, वो जो मौका होता है उस पे इम्प्लीमेंट करेगा। बाकी बड़ी चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनती है, उस स्ट्रैटेजी पे एवरी माइलस्टोन ही इज इम्प्लीमेंटिंग, एंड दैट इज द वे ही इज गोइंग फॉरवर्ड। आपके उधम कूद मचाने से आप यूट्यूब पे पैसा कमाइए, आप जितनी मोदी को गाली देंगे उतना आपकी इनकम बढ़ेगी, वो भी एक रोजगार का अवसर है। आज की तारीख में बहुत अच्छा अवसर है, और मतलब जो लोग बेरोजगार हैं वो शुरू हो जाएं, कमाई मिल जाएगी। वो एक बहुत अच्छा अवसर है। अनफॉर्चुनेटली मेरी लॉयल्टी, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मेरी लॉयल्टी बिकाऊ है नहीं, इसलिए मैं मोदी एंटी होता नहीं। क्योंकि अगर मैं मोदी एंटी बोलना शुरू कर दूंगा तो विश्वास मानो मेरे पास भी बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही I am बात। a kind of a person who never chase money. I always chase my name, my respect, my credibility. That's more than enough. उसके बाद अपना छोटा मोटा काम चल रहा है फर्स्ट क्लास,
ठीक है? पढ़ाता हूँ, वो लोग इज़्ज़त करते हैं, विदेशी अगर मुझे आचार्य बोलते हैं, especially the white people whom I teach, when they start calling me by the end of the course, when they start calling me Acharya ji, so that is the return I get, which is उससे ज़्यादा क्या priceless, चाहिए सर? which is हुँ। priceless. नहीं बिल्कुल इट साउंड्स लाइक टोटली लाइक मी क्योंकि हम यहाँ पे वही बात करते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे लोगों से बात करता भी हूँ कि किसी को अपनी वीडियो बढ़ानी है या कुछ भी करनी है, एक बार एंटी मोदी बोलना शुरू कर दो, उसकी हाँ, वीडियो या कुछ भी ऐसे चलती है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि तो भैया ये मोदी वाला चैनल है। नहीं, ऐसा बोला जाता है सवाल हमारे चैनल को। सवाल 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 ये नहीं है संदीप, एंटी मोदी या प्रो मोदी। हुँ, सवाल ये है कि क्या हम सही बात बोल रहे हैं या नहीं? यस। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रो मोदी, हुँ, आपको प्रो मोदी होना चाहिए, ना मैं ये कह रहा हूँ आपको एंटी मोदी होना चाहिए। लेकिन तथ्यों के आधार पे अगर आप सीनियर इंसान हो, तो हुँ, लोग उम्मीद रखते हैं कि आप तथ्यों के आधार पे फैक्ट की बात करो। ठीक है, कई बार फैक्ट इधर-उधर गड़बड़ हो सकते हैं, हुँ, हुँ, लेकिन फैक्ट पे बात करो। अब वो फैक्ट मोदी के एंटी जाते हैं तो ठीक है, प्रो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट जब आप फैक्ट पे बात करते हो, जब आप फैक्ट की रिसर्च करते हो, तब आपको पता चल जाता है कि ये आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री है, ये तो कहीं आगे है हमसे, ठीक है, हमारी सोच से। तब प्रॉब्लम आती है, फिर लोग जैसे मेरा नाम बना दिया है लोगों ने, मास्टर स्ट्रोकवादी। अब मैं क्या करूं भाई? मुझे मुझे पॉजिटिव चीज देखने की आइडिया है, हुँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं बुरे वक्त में अच्छा वक्त ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं हार में जीत देखता हूं। तो अब आप उसको मास्टर स्ट्रोकवादी बोलिए, आपकी मर्जी भाई, मैं तो खुश हूं। सर लिटरली मेरी आँखों में पानी आ गया क्योंकि जो सारी बातें आप बोल रहे हैं ना, नेगेटिव में पॉजिटिव ढूँढना, ये सारी चीज़ें करना, आई स्वेयर आई अप्लाई एवरीथिंग इन माय लाइफ और मैं यहाँ पे लोगों को भी नेगेटिव से पॉजिटिविटी तो मुझे लगता है कि ये सेशन की बात तो ठीक है, अलग से भी आई विल बी कॉलिंग यू एंड देन टॉकिंग टू यू, ट्राई टू फाइंड सम टाइम फॉर माय सेल्फ एज़ वेल बट definitely salute and then I agree with everything what you are saying even about Modi ji as well. What we say about Modi ji कि अगर ये ऐसे मोमेंट जो जस्टिस का ये माइलस्टोन हो सकता है, ये एक तो क्लीजनिंग जो कर रहे हैं वो प्लस जस्टिस दिलाएंगे, इससे क्या होगा मोदी सरकार के अगले ये जो क्लीनिंग हो रही है और ये जस्टिस दिलाएंगे अगले 15-20 साल पक्के हो जाएंगे। व्हाई दे विल हैव टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी जब उनकी थाली में नहीं, खुद रख के आई है नहीं, ये सारी चीजें। नहीं, नहीं संदीप, मैं इसमें थोड़ा-सा करेक्शन करूँगा। श्योर। पहली चीज़ 10 साल भी 15 साल क के लिए ये काम नहीं होगा, वो हम्म ऑलरेडी है, ठीक है? वो हम्म 10 साल, 15 साल कांग्रेस नहीं आ रही है, लिख के रखो। लेकिन जस्टिस की डेफिनिशन क्या है? हम्म क्या जस्टिस का मैं जब लोग बोलते हैं ना व्हेन ही विल गेट जस्टिस, हम्म जस्टिस की डेफिनिशन क्या है? जस्टिस की डेफिनिशन क्या 2 लोगों को जेल में डालना है या 4 लोगों को या 5 लोगों को जेल में डालना है? जस्टिस की डेफिनेशन क्या है? जस्टिस की डेफिनेशन है कि जो रीजन हुआ, जो द रीजन बिहाइंड द क्राइम हम्म शुड बी एलिमिनेटेड फॉरएवर। Yep. तो अगर आप वो क्रिमिनल ऑफेंस जिसकी वजह से हुआ उस चीज को साफ कर दो, उससे बड़ा जस्टिस तो नहीं हो सकता ना। Absolutely. 4 लोगों को जेल में डालना जस्टिस नहीं है, 5 लोगों को जेल में डालना, हम तालियां तो बटोर लेंगे, लेकिन हम सुशांत रिपीट होने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए जस्टिस का मतलब होता है कि आपने जो कारण रहे क्रिमिनल क्राइम के लिए, वो कारण आपने साफ करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल तो बिल्कुल आई टोटली एग्री सर और वो जस्टिस होगा, लेकिन पूरा जस्टिस होगा, लेकिन हमें संयम रखना है, धैर्य रखना है, हमें उछलना कूदना नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सही कहा सर आपने। और एक चीज और मैं यहाँ पे आई नो कि थोड़ा हम टॉपिक्स के उस पे खो गए थे बट एक चीज मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा जो अभी सर आए हैं राकेश अस्थाना सर आए हैं व्हाट आई थिंक कि देखो इनका कहीं ना कहीं तो ऐसे ओहदे पे इनको लेके आना था बड़े किसी पोजीशन पे क्योंकि व्हाट ही डिजर्व। बट दूसरी चीज जो अभी किसान आंदोलन जो हो रहा है
उसके पीछे आपको पता है हज़ारों करोड़ जहाँ से पवार को आता था, वो किसानों के वहाँ से आपको पता है ये सारी चीज़ें वो बंद हो गई हैं। फिर अडानी-अंबानी के नाम से भड़काया इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ से पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा खेल इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए सर, किसान आंदोलन का। यार किसान आंदोलन नौटंकी है अब, और कुछ नहीं है। आज तो हरियाणा का जो किसान नेता था वो भी कट गया, यहाँ से कन्नी काट ली। अब वो हुँ, टिकैत अकेले रह गए हैं, ढिंढोरा झुंझुना उनके हाथ में पकड़ा हुआ है, वो झुंझुना बजा रहे हैं। देखो किसान आंदोलन क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 60 से 70% भारत की जनता किसी ना किसी रूप में किसान से जुड़ी हुई है, किसानी से जुड़ी हुई है। हुँ, जब इतनी बड़ी मेजोरिटी, इतना बड़ा सेगमेंट होता है, तो अब लाठी बंदूक से बात नहीं करते, आपको वो अंदर से तोड़ना है। अब अंदर से कैसे टूटेगा? अंदर से तब टूटेगा जब आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। तो जैसा मैंने पहले भी कई चैनल पे समझा चुका हूं मैं, फार्मर बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मर बिल एक वही स्ट्रेटेजिक स्टेप था, जैसे मैंने बोला मोदी का ब्लूप्रिंट था 5 साल का। हुँ, शुरुआत हुई थी इसकी यूरिया को नीम कोटिंग करने के लिए, और इसका लगभग अंत यहां पर आता है कि किसानों की बेड़ियां तोड़ने के। लेकिन किसान कैसे माने कि उसकी बेड़ियां टूटी? और वो तब होता है जब क्रॉप को सेल करने का टाइम आए, जब आपकी उपज बाजार में बिके। तो अभी आपने पहला राउंड देखा जो रबी की क्रॉप का हुआ, कि रबी की क्रॉप उसे कहते हैं जो गर्मी में आती है, जो होली के बाद आती है, हुँ, ठीक है। हुँ, रवि मतलब सन, तो लोगों को मैं समझा रहा हूं कैसे याद रखें। रवि हुँ, मतलब सन, सन का मतलब जब सूरज गर्म होता है, ठीक है। ग और खरीफ की फसल वो होती है जो दिवाली के वक्त आती है। तो अभी एक साइकिल निकला है, एक आधा साइकिल निकला है। ये साइकिल पूरा होगा दिवाली के वक्त, और उसके बाद 2024 तक आपके 2 साइकिल और पूरे हो जाएंगे, 22-23। हुँ, तो जब ये 3 साइकिल निकल जाएंगे तो किसान कट्टर रूप से भाजपा के साथ और मोदी के साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो किसान, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि किसान ने आत्महत्या कर ली, भाई क्यों करी? कर्जे में, हुँ, कर्जा माफ। अब कर्जा माफ करने में सारे नेताओं के तो कर्जे माफ हो जाते थे जो नेता बने बैठे हैं, हुँ, चाहे उसमें शरद पवार का गैंग हो, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, चाहे उसमें अखिलेश हो, चाहे लालू हो, चाहे कोई भी हो। हुँ, दुकान इनकी चलती थी, किसान की नहीं चलती थी। हुँ, किसान तो फिर भी मरता था। अब हमने क्या करा, और वो क्यों कर्जा होता था, कि भाई फसल हुई 1 लाख की, आड़ती उसे आज 5,000 रुपए दे रहे हैं, 2 हफ्ते बाद फिर 5,000 रुपए दे रहे हैं। 5,000 रुपए में वो कर्जे भी नहीं पूरे कर पाता था, सूद चढ़ता रहता था। तो हुँ, भले ही आपने उसको अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन सूद उस पर चढ़ता रहा, उसकी कॉस्ट बढ़ती रही। राइट। डीबीटी में जब आपने मंडी में सामान डायरेक्टली बेचा, तो आड़ती जब बीच में नहीं है, तो अगर आपने 1 लाख का सामान बेचा तो 24 घंटे के अंदर आपके 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। अब आप गए, आपका 10,000 का कर्जा, आपने मुंह पे 10,000 का कर्जा खत्म करा, हुँ, 10,000 अपने परिवार के लिए रखा, 10,000 किसी और काम के लिए रखा, अगली फसल के लिए रखा। धीरे धीरे आप फसल पे भी कर्जा लेना बंद कर दोगे। या तो जब ऐसा होगा तो क्या किसान आत्महत्या करेगा? नो तो किसान का ऋण वेव आउट करना इज अ गुड स्टेप, या पूरा प्रोसेस इज अ गुड स्टेप? प्रोसेस। यही डिफरेंस होता है ना। हमने प्रॉब्लम देखी, कर्ज, किसान की हत्या, माफ हुँ, कर दो, ये उतावले लोगों का सोल्यूशन होता है। जब आप हुँ, प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो तो आपको पता चलता है इसका कर्ज इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि इसको टुकड़ों में पैसे मिल रहे हैं, टुकड़ों हुँ, में आड़ती पैसे दे रहे हैं, तो आड़ती को बाहर करो। तो अगर आप मोदी जी को पूरा देख लो, 2014 से अभी तक उन्होंने हर चीज में केवल एक ही काम करा है, हुँ, मिडिल मैन निकाल दिए।
हाँ। रेलवे से मिडिलमैन निकाल दिया, किसानों में से मिडिलमैन निकाल दिया, डिफेंस में से मिडिलमैन निकाल दिया, आपकी और मेरे बीच में जो मीडिया मिडिलमैन था वो निकाल दिया। तो मोदी ने हर चीज में मिडिलमैन निकाले। Yeah. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक ब्लॉग है डॉक्टर जी प्रधान करके, उस ब्लॉग पे जाइए, उसमें किसान बिल पे मैंने 3 आर्टिकल लिखे हैं बहुत डिटेल में, वो ब्लॉग पढ़िए। और जब आप वो ब्लॉग पढ़ेंगे, वो जो 3 ब्लॉग पोस्ट हैं किसान बिल पे, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको पूरा किसान बिल समझ में आ जाएगा। तो ये प्रदर्शन चलने दीजिए, जैसा भी चल रहा है, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप खत्म, जितना चलेगा उतना यही लोग ठुकेंगे। आप लिख के रख लो भाई, देखो मान लो अगर ये प्रदर्शन अगले 2 साल चलता है, 2 साल किसान को पैसा मिलता रहता है, तो इन प्रदर्शनकारियों के एंटी कौन होगा? किसान होगा ना। Yep. और इन किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले कांग्रेस और विपक्ष, तो किसान किसके एंटी हो जाएगा? इन दोनों के। तो हमारा फायदा है नुकसान है? फायदा ही है। बस चलने दो, मस्त रहो, उनका नुकसान है। बस चलने दो, मस्त रहो। राहुल हम्म, गांधी जितना शोर मचाएगा उतना हमारा फायदा है। क्योंकि उसका शोर अलग ही टाइप का होता है। मैं एक बार ये शेयर कर देता हूँ सर, कंफर्म कर दीजिए, ये मैंने अभी देखा है, फार्म बिल 2020। हाँ, ये आप। मेरा ही ब्लॉग है, हाँ ये ये। मेरे ही ब्लॉग है। ओके। यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, वो तीनों पोस्ट पढ़ लीजिए फार्म बिल पे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मिडल मैन वाली बात की, ये बिल्कुल सही है। और जैसे कि सीएए और जो बाकी प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे ये बॉलीवुड वालों को भेजा जाता है, जो भी पैसे दे के किस तरीके से भेजा जाता है। एक मैं एग्जांपल एक इंसान का दूंगा, फरहान अख्तर वहां पे पहुंचा हुआ, वहां से किसी ने पूछा पत्रकार ने कि इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहा है सीएए, आप यहाँ पे आ गए, इसमें गलत क्या है? कह रहा आप भी तो आए हुए, कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसलिए मैं आया हूँ। और अभी उसी बंदे ने वो महिला हॉकी टीम को शुभकामनाएं दे दी, पुरुष हॉकी टीम जब जीती थी। तो इनको पता ही नहीं होता चल क्या रहा है। देखो, ये पूरा टूल किट गैंग है, ठीक है, ये पूरा गैंग है, इनको एक मैसेज आता है, वो मैसेज को ये फॉलो करते हैं, हम्म। उस मैसेज के इन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। मैं क्यों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, बॉलीवुड क्रिकेट मीडिया बंद करो। हम्म। जब तक आप इन्हें बंद नहीं करोगे, और बंद करने का मतलब केवल फिल्में या ओटीटी प्लेटफॉर्म देखना बंद मत करो, इनको अनफॉलो करो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हम्म। इनके इनको हमें, हमारे लिए हमारे हीरो हमारे फौजी हैं, हम्म। हमारे एथलीट्स हैं, हम्म। हमारे लिए हमारे आइडल जो हैं, वो फरहान अख्तर या अक्षय खन्ना या जो और है, मैं तो देखता नहीं, जो भी हैं यार आजकल, हम्म। जो हम्म। लड़की लड़कियां हैं, मेरे हम्म। लिए वो हीरो नहीं है। और एब्सोल्युटली। ये विद्वान लोग नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। मतलब बड़े लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमसे महान लोग हैं, ये मेरे सामने 10 मिनट नहीं टिक सकते किसी टॉपिक। नहीं टिक सकते। दिख रहा है तो सर। ये आइडियल नहीं है आपके भाई। हम्म। आपका आइडियल, अगर मेरे लिए, मेरा आज की डेट में मेरे लिए जो आइडियल है, और हमें, मेरे लिए तो खैर हमेशा ही से रहा है, वो पता है कौन है? फौजी से भी पहले एक जना आता है, वो है इंटेलिजेंस के लोग, जो अगर, जिनकी अगर हत्या हो जाए या मौत हो जाए ना ऑन जॉब, तो उनको तिरंगे में नहीं लपेटा जाता है, क्योंकि और डिस्क्लोज उनको सरकार भी ओन नहीं करती है, उनको सरकार डिसोन करती है। नहीं। या। ये सर्विस का पहला रूल है वेरी ट्रू। कि इन केस कुछ होता है तो हम आपको ओन नहीं करेंगे, आपके घर में पैसा पहुंचेगा, आपके परिवार की हम देखभाल कर लेंगे, लेकिन हम आपको ओन नहीं करेंगे। रविंद्र कौशिक नाम का रॉ का एजेंट था, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, और फिल्म को तो आप, मसाला है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन रविंद्र कौशिक को गूगल करके पढ़िए उनके बारे में। जब उनको पकड़ा पाकिस्तानियों ने और जेल में उनकी डेथ हुई, तो उनके ऊपर तिरंगा नहीं था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए काम करा। मेरे लिए उससे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता।
नवंबर फौज भी 2021। फौज भी सर्जिकल स्ट्राइक तभी करती है जब आपको रॉ के जो फील्ड पे लोग हैं वो आपको बताते हैं कि कहां पर करनी है। हम्म। सपना नहीं आता है बॉर्डर के इस पार बैठ के कहां करनी है। तो सर्जिकल स्ट्राइक भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्रेवरी का काम है, वो भी हीरो से कम नहीं है, इक्वल है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी तभी होती है जब आपको ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो आपको इंटेलिजेंस का आदमी ही देता है। ये जो मीडिया में मुंबई में बैठे पड़े हैं ना लंगूर, ये सब बिकाऊ हैं और सबके रेट हैं। Yep. चाहे वो मेंस बार हो चाहे वुमेन्स बार हो, सबके रेट हैं। कोई 50,000 रुपए रात में बिकता है, किसी के 5 करोड़ रुपए रात के। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और मैं तो यही कहता हूँ, जब हम बात करते हैं, हमने अभी मुहिम क्या शुरू की हुई है सर, ट्विटर पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ब्रांड्स इंडोर्स करते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज है, इनको हम टैग करते हैं और वहां पे हम कुछ लोगों के नाम जिनको भी जानते हैं, जैसे जो खेल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एटलीस्ट खेल में मेडल्स लिए हैं, उनको आप ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। या फिर कुछ ठीक लोग है, हैं जैसे एन के सूद सर हैं। खेल खेल सारे अच्छे हैं, खेल सारे अच्छे हैं, खेल वाले हमारे आइडल्स हैं, हमारे उनसे सीखना चाहिए, उनकी मेहनत से सीखना चाहिए। लेकिन जब हम खेल की बात करते हैं तो हम इसमें क्रिकेट नहीं गिनते। क्रिकेट नहीं गिनते सर हम, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम इसमें क्रिकेट नहीं गिनते क्योंकि क्रिकेट खेल नहीं है। 1983 वर्ल्ड कप से क्रिकेट केवल बैटिंग का और बिजनेस का अड्डा है। हर बॉल बिकती है, हर रन बिकता है, हर छक्का बिकता है, हर चौवा बिकता है, हर विकेट बिकता है। आप खुद सोचियो, दुनिया के मुश्किल से 8 देश क्रिकेट खेलते हैं, मतलब मैं टॉप के 8 गिन रहा हूं। ठीक है, 10-12 होंगे लेकिन टॉप के 8 गेम खेलते हैं। लेकिन लंदन में 365bet.com से वेबसाइट है जो बेटिंग करती है। ऑस्ट्रेलिया में भी है। उसका एनुअल रेवेन्यू 65 बिलियन पाउंड है। ये लीगल है। ये वो बेटिंग का रेवेन्यू जो मैं बैट करके या आप बैट करके लगाते हैं। जो शशि थरूर बैट करेगा, जो दिग्विजय सिंह बैट करेगा, या जो और लोग बैट करेंगे, या जो दाऊद बैट करेगा, या फिल्म स्टार बैट करेंगे, वो इसमें नहीं आता है। तो अगर उसको रेवेन्यू आप ऐड करोगे ना तो 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। अब आप खुद सोचो, 8 खेलने वाली टीम है, 200 बिलियन का रेवेन्यू, मतलब मूर्ख तो हम लोग हैं ना, पैसा तो हमारा ही है ना। इसका आधा पैसा भी हमारे एथलीट्स को मिल जाए तो उनका स्पोर्ट्स लाइफ के बाद का जो कैरियर है वो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि स्पोर्ट्स में केवल प्रॉब्लम फैसिलिटी की नहीं है आज की डेट में, इस इक्विपमेंट की, जूते की, ड्रेस की, उन चीजों की प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सब मैनेज हो गई है, वर्ल्ड क्लास हो गई है, कोचेस अच्छे हैं, फैसिलिटी अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि एक एथलीट की लाइफ 30 साल की होती है ज्यादा से ज्यादा। 30 साल के बाद जो अगले 30 साल हैं वो लाइफ वो बच्चा कैसे निकालेगा? क्या वो सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, रेड़ी लगाएगा, ठेला लगाएगा? क्योंकि मेडल अगर मिल गया तो आपको करोड़ तो मिल गए, कुछ करोड़ तो मिल गए, आपकी लाइफ बन गई। लेकिन जो मेडल लेके आया है उसके पीछे 1000 बच्चे और भी हैं जो मेडल नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 10-15 साल दिए। मेडल तो एक ही को मिलेगा ना, लेकिन जो पीछे 1000 बच्चे हैं वो कहां गए? तो अगर हम उन 1000 बच्चों की 30 साल के बाद की जिम्मेदारी ले दें या उनका कैरियर प्लान कर दें, और एक अच्छा कैरियर, मतलब ठेले और रेड़ी वाला नहीं, एक रिस्पेक्टेबल अच्छा कैरियर, तो इस देश में मैं आपको लिख के दे सकता हूं मेडल की बारिश होगी। क्योंकि फिर मेरे जैसे और आप जैसे माता पिता भी कहेंगे अपने बच्चों को जाओ खेलो। अभी हम कहते हैं बेटा खेल तो लोगे, मिलेगा क्या? लेकिन आगे परिवार भी बनाना है और बच्चे भी होंगे, उनकी देखभाल क्या करोगे तुम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमारा जो आखिरी लेग है उस पर देखते हैं। मैंने सरकार को लिखा भी है, समझाया भी है, मैंने एक वाइट पेपर लिख के उनको भेजा है।
देखते हैं, मुझे उम्मीद है वो भी कुछ सोच के करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर। यही चीज़ आती है कि क्रिकेट की बात जो लोग जाना चाहते हैं, उनको कहते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत, बाकी चीज़ों में कि पैसा नहीं है, क्या करना है, ज़िंदगी खराब होगी, ये होगा, वो होगा। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल, अभी मैं एक फ़ोटो देख रहा था, जब ध्यानचंद जी जब वहाँ पे अपना हॉकी का मैच खेल रहे थे, तो उनकी टीम जो थी मौजों में और किस तरीके से वो लोग खेल रहे थे, एक फ़ोटो थी। उसके साइड में हाफ स्क्रीन में एक फ़ोटो थी, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू वो जूते पहन के आराम से, उसके कपड़े भी बाहर जाते थे धुलने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो क्रिकेट को एक तरीके से ऐसा इतना बड़ा बना दिया गया है कि क्रिकेट और बॉलीवुड, ये 2 चीज़ें जो हैं, उसके लोग, ये वही सुपरस्टार है, वहीं पे सारा पैसा है। इसलिए दुनिया जो है इन चीज़ों के पीछे पागल होती है, और आपने जैसा कहा ये चीज़ें सफाई हो रही है। 3 चीजें संदीप जिसने भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। क्रिकेट, बॉलीवुड और ये मीडिया जो डिबेट आते हैं ना, रोज 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, सारे चिपक जाते हैं उसमें। ये सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। अगर आप अब जैसे ट्विटर, मान लीजिए ट्विटर का एग्जाम्पल लें, आप 500 हैंडल फॉलो करते हो, आप पढ़ सकते हो 500 हैंडल? ईमानदारी से बताओ, तो क्यों फॉलो करते हो? फिर एक दूसरा चलता है, बाई वन गेट वन फ्री, तू मेरे को कर, मैं तेरे को करूंगा। गारंटेड फॉलो, मतलब क्या ये हम बाई वन गेट वन फ्री बेचने आए हो क्या? ऑप्टिमम फॉलो बैक जो है केवल 10 हैंडल होते हैं, इससे ज्यादा फॉलो नहीं कर। आप यहां किसी को ओब्लाइज करने नहीं आए हो, आप यहां पर इंफॉर्मेशन या ज्ञान लेने आए हो। अपनी जो आपकी नॉलेज की भूख है, आपकी जो इंफॉर्मेशन की भूख है, उसका पेट भरने आए हो। आप 10 लोगों से ज्यादा नहीं रखो। अगर मैं आपके सामने 100 रोटियां रख दूं, खानी तो आपको 3 ही है ना, तो 100 रोटी रखने का फायदा क्या है? खराब करोगे ना उन्हें। और हमेशा मैंने लोगों को सिखाया है, जो आदमी राष्ट्र के अगेंस्ट जाए, जो आदमी फौज के अगेंस्ट जाए, जो आदमी झंडे के अगेंस्ट जाए, और जो आदमी सनातन के अगेंस्ट जाए, उनको फॉलो मत करो। वेरी ट्रू। और जो आदमी ये बताए कि आपको मुसलमान को जानना ज्यादा जरूरी है, क्रिश्चियन को ज्यादा जरूरी है, उनके लिटरेचर पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उनको मत करो, क्योंकि आप अपना दिमाग करप्ट करो। डिवाइड एंड रूल। आप गीता पढ़ो, गीता में आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। मैं, ऐसा लग रहा है कि आप बोलते जाएं, हम सुनते जाएं। इनो की टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो नहीं गया नहीं, तो... अब प्रवचन नहीं करते। संदीप, आप चाहें तो लोगों के कुछ सवाल ले लीजिए, क्योंकि अब 1.5 घंटा ऑलरेडी हो रहा है, मैं भी थक गया। बिल्कुल सर, मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे। एक तो क्वेश्चन पूछा था किसी ने, अच्छा किसी ने ट्विटर की आईडी पूछी सर की। ट्विटर की आईडी नहीं है, ट्विटर वाले बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे सर को, तो उन्होंने सर के नहीं, पसंद नहीं मैं आई। ट्विटर पे नहीं हूँ, मैं केवल टेलीग्राम पे लिखता हूँ, बिंदास लिखता हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कीजिए अगर वो आप भी मैं पढ़ना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं डाल दूंगा आपका लिंक, तो जो लोग भी ज्वाइन होना चाहिए। मैं अपने टेलीग्राम पे भी वहां सर का लिंक शेयर कर दूंगा, जो वहां पे भी जो लोग जुड़े हुए हैं वहां पे भी। अच्छा, पारस भाई का एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट पावर लूजिंग मोर देन 1000 करोड़ ईयर ड्यू टू फार्मर बिल? ये पावर नहीं, पवार की बात हो रही है, मैं सॉरी। नंबर पे नहीं जाता हूँ, नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, जो भी है। लेकिन हाँ, दुकानें तो बंद हो गई भाई। आरती क्या थे? आरती कमीशन एजेंट, वहां से और कमीशन एजेंट कौन है? ज्यादातर नेता होते हैं। और यहाँ से फंडिंग कहाँ जाती है? पार्टी को जाती है, नेता को जाती है। तो आरतीयों को अगर आप कमीशन, अब जैसे मान लो डिफेंस डील का जो कमीशन एजेंट है, जो मिडिल मैन होते थे, उससे कांग्रेस को फंडिंग होती थी, परिवार को फंडिंग होती थी, बंद हो गई ना। तो ये जो बिलबिलाहट है, ये इसलिए है कि मिडिल मैन मोदी निकाल रहा है और इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। तो फार्मर बिल से भी वही है कि मिडिल मैन निकाले हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। अब जो कमाई होती थी वो कमाई बंद हो गई। अब किसान अपनी 1 लाख रुपए की फसल लेके मंडी में जाता है,
उसको 1 लाख पूरा मिलता है, 1 पैसा भी नहीं कटता। और उसके बाद उसके पास ऑप्शन होता है कि अगर 1 लाख की फसल 2.5 लाख में बिक रही है तो आप 2.5 लाख में बेच दो, आपको 1 लाख में बेचने की जरूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है। आपको देश में जहां बिके वहां बेच दो। अब जैसे सरसों का रेट था 4,600 रुपए और सरसों बिकी है, लोगों ने बेची है 8-8 हजार रुपए में जाके, डबल कॉस्ट। तो फायदा किसका हुआ? किसान का हुआ ना, डायरेक्ट पैसा किसान को मिला, बिचौलिए मारे गए क्योंकि उनकी कमाई बंद हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे सर, उनका पूछना है कि सर आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपसे आग्रह है कि आप कोई बिज़नेस आइडिया बताएँ ताकि सनातनी समाज के वे बच्चे जिन्होंने कोई डिग्री कर ली है, उनके पास रोज़गार नहीं है, उनका मार्गदर्शन हो सके। कृपया विस्तार से बताएँ सर, देश में युवाओं के लिए कोई बिज़नेस आइडिया। देखो, ये कोई बिज़नेस आइडिया, अब इतने तरीके हैं बिज़नेस शुरू करने के। पहली चीज़ तो ये है कि आप बिज़नेस शुरू करो, पहले तो मन से वो चीज़ निकालो, जो मैं हमेशा सिखाता हूँ। बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस कर रहे हो वो हटाओ मन से पहले। कुछ करने के लिए, मतलब आपका क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना। अगर आप पैसा कमाओगे के उद्देश्य से कुछ शुरू करोगे तो आप वो बिज़नेस फ्लॉप होगा। धीरूभाई अंबानी से सीखो। धीरूभाई अंबानी ने क्या बोला था कि दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता पॉलिएस्टर मैं बनाऊंगा। धीरूभाई अंबानी ने ये थोड़ी ना कहता मैं पॉलिएस्टर का बिजनेस शुरू करूंगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली है कि अगर हम बिजनेस को लेके बिजनेस शुरू करेंगे तो हम फ्लॉप होंगे। हम बड़ा पाव बेचें, हम इस शहर का सबसे अच्छा बड़ा पाव बनाएंगे, वहां से शुरू करो। और बिजनेस कोई भी करो, एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी स्टार्टअप करो, कोई बुरा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप बर्गर अच्छा बना सकते हो तो आप बर्गर बनाओ, लेकिन मैं बनाऊंगा और इस जगह का सबसे अच्छा बर्गर बनाऊंगा, सबसे साफ बनाऊंगा, सबसे हाइजीनिक बनाऊंगा और कॉस्ट इफेक्टिव बनाऊंगा। लेकिन जब आप ये सोचोगे वहां बर्गर की दुकान है तो मैं भी बर्गर की दुकान खोल लूंगा, तो आप कंपटीशन में आ जाओगे। अरे नहीं, मैं बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी इस चीज पे मैं विस्तार से एक सेशन करूंगा अपने चैनल पे 15-20 दिन में, तो उस पे देख लीजिएगा। तो आपका यूट्यूब चैनल भी है ना सर? अभी मैंने देखा था आपका ही है ना, गौरव प्रधान के नाम से। हाँ ठीक है, मैं वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी लोगों के लिए, तो वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अलका जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द न्यू मिनिस्ट्रीज ऑफ कोऑपरेटिव पोर्टफोलियो? मंत्रालय को कॉपरेशन, देखो क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि मोदी जी कोई भी स्ट्रैटेजिक काम करेंगे ना तो वो खुल के बताएंगे कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई, आप सब समान मतलब आस्तीने ऊपर करके खड़े हो गए, विज्ञा मोदी सत्ता के लिए कुछ भी करेगा, महबूबा मुफ्ती। अरे भाई, हम वहां महबूबा मुफ्ती के साथ गले मिलने नहीं गए थे, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो सरकार में बैठने के बाद आपको मिलती है, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट्स हों, चाहे और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो। वो शुरुआत थी 370 हटाने। ऐसे ही जो ये मिनिस्ट्री है, ठीक है, कोऑपरेटिव पोर्टफोलियो है, जो बाहर दिखता है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक के लिए होगी, कोऑपरेटिव शुगर मिल के लिए होगी, इत्यादि इत्यादि। अंदर ये है कि सारे मंत्रालय दिल्ली के किसी एक के अंडर में आके काम करें, जो उसको मॉनिटर कर सके, ठीक है। अभी इससे ज्यादा खुलापन मैं क्या बोलूं, टेलीग्राम पे लिखा था मैंने, पढ़ लेना। पर ये क्यों होता है? अगर मैं बोलूं कि सब लोग मुझे रिपोर्ट करो या सबका कोऑर्डिनेशन मैं करूं, तो उसका एक ही मतलब होता है ना कि अगला लीडर मैं ही हूं।
और मेरे से आगे जो लीडर है वो और ऊपर जा रहा है। तो ये उसी की शुरुआत है। यप, इन्हीं को इन्हीं की चाल में फंसाना पड़ता है कई बार। जी। एक क्वेश्चन है पारस भाई का, एनी प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग वोरा रिपोर्ट आउट? ये बड़ा ही क्या क्या करोगे अगर वोरा कमेटी रिपोर्ट आज आउट हो जाए, तो आप क्या करोगे, मुझे ये बताओ। उसमें जो लोगों के नाम है उनका क्या होगा? मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसमें हम्म। मान लीजिए ABCD 4 नाम है, हम्म। क्या करोगे नाम सुन पढ़ के? वोट देना बंद कर दोगे? घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट मिडिल क्लास देता है, वो लो गांव का और छोटे शहरों का देता है। मुंबई दिल्ली वाला इतना ज्यादा मैं वैल्यू नहीं। 10 दिन ट्विटर पे शोर मचाओगे, नाम मिल जाएंगे तो ट्रोल करोगे, गालियां मारोगे, कोई फर्क पड़ेगा इससे? लेकिन अगर मैं नहीं दिखाता हूं और उस रिपोर्ट को यूज करके उन लोगों से राष्ट्र हित में या राज्य के हित में काम करवाता हूं, तो कौन सा ज्यादा बेटर है? राष्ट्र हित में काम। आज मैं वोरा कमेटी रिपोर्ट निकाल दूं, शरद पवार का नाम उसमें आएगा, क्या शरद पवार उसके बाद अजीत पवार को 80 घंटे की सरकार बनाने के लिए भेजेंगे? नहीं। आपने शरद पवार से काम निकाला नहीं निकाला, 80 घंटे की सरकार बनाई नहीं बनाई, आपने देश की बेइज्जती होने से रोक ली नहीं रोक ली, आपने 1,90,000 सेव कर लिए नहीं कर लिए? अगर मैं वोरा कमेटी रिपोर्ट निकाल दूं तो क्या वो शरद पवार आपका इतना काम करेंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता लोग वोरा कमेटी रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आ रही। भाई नहीं आ रही है, जब समय होगा आ जाएगी, जब जरूरत होगी आ जाएगी। लेकिन आ जाएगी तो आप कर क्या लोगे? पढ़ोगे, नाम पढ़ोगे, ट्रोल करोगे, उछल कूद मचाओगे, ज्यादा से ज्यादा ये कर लोगे, भाई मैं एनसीपी को वोट कभी नहीं दूंगा। मत दो, जो शुगर मिल के किसान है वो सारे देंगे, पूरी बेल्ट है वो देगी। अगर ये इतना ही आसान होता आपके सोचने से, तो आपको लगता है मोदी इतना बड़े बेवकूफ है, उनको समझ में नहीं आ रही है राजनीति? राजनीति वो नहीं है जहां लोगों को मारा जाए, राजनीति वो है जहां ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, लेकिन राष्ट्र के लिए काम निकाला जाए। कम से कम ये सरकार राष्ट्र। अब आपको एक चीज बताऊं, ये बात है 26 फरवरी 2016 की शायद, बे ऑफ बंगाल में चाइना की एक सबमरीन आ गई थी। ठीक है, ये पब्लिक रिपोर्ट है, क्योंकि अगले दिन चाइना के प्रीमियर ने शी जिनपिंग ने माफी भी मांगी थी इसमें, ये आप देख लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा। तो ये इससे एक बहुत रातों रात मीटिंग हुई 26 तारीख को, जिसमें बहुत बड़े बड़े भाजपा के लोग थे, एनएसए भी थे, तीनों सर्विस के चीफ थे, सुषमा जी भी थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और बहुत सारे लोग थे, अरुण जेटली जी भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, सब थे, मनोहर पारिकर भी थे। लेकिन इसमें एक ऐसा नाम था जिससे आप नफरत करते हो, पता है कौन? मुलायम सिंह यादव। कहने का अर्थ ये है कि राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कांट छांट मचा दो, हर आदमी जरूरी होता है। मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, यूपी की बाउंड्री नेपाल से लगती है, चीन से लगती है, ठीक है, डायरेक्टली ना रखे इनडायरेक्टली लगती है, लेकिन वो चीजें हैंडल हुई हैं, तो जो मुख्यमंत्री रहा है उसको समझ में आती है, इसलिए वो इन्वॉल्व थे। क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई, मेरे सोर्सेज ने कहा कि ऐसी एक मीटिंग चल रही है और बहुत हाई प्रोफाइल है, सब अंडर नोटिस आ रहे हैं अनआइडेंटिफाइड गाड़ियों में, तो मैं सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैंने और कौन कौन है वहां पर, तो सबके नाम गिना दिए जो भी भाजपा के थे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, सर पाकिस्तान से रिलेटेड है, हम पाकिस्तान पे शायद कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैंने कहा अभी देखो कौन और आता है। तो उसके बाद पता चला मुलायम सिंह आ गए। मैंने कहा रुक जा, ये पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, चाइना से रिलेटेड। राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं समझने की।
और मैं इसीलिए डंडा लेके शोर नहीं मचाता हूँ, क्योंकि कौन कब कहाँ काम आ जाए वो ज़रूरी होता है। बदनाम हूँ इस चक्कर में, लोग पसंद नहीं करते मुझे, क्योंकि मैं एक साइड लेता नहीं, किसी की साइड। ठीक है यार, मुझे कौन-सा अपना नाम बढ़ा के माला पहननी है। आप लोग अगर नहीं बुलाओगे तो कौन-सा मुझे पद्म विभूषण मेरा कैंसल हो जाएगा, और बुलाओगे तो कोई मिल नहीं जाएगा। मैं वहीं का वहीं कोने से अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अपना काम कर। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हैं सर, और एक तरीके से जो हम लोग सोचते थे यहाँ पे, कई बार उनके बारे में बात भी करते थे, और ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि वो नाम लेके बाहर आने से वो सामने आ जाएंगे तो एकदम से वही बात होगी, ट्रोलिंग होगी, उनके बारे में गालियां वालियां बकेंगे, लेकिन उनसे काम निकलवाना, और साथ साथ ये भी बीजेपी कर रही होगी कि वो आगे इस तरीके की हरकत ना करें, क्योंकि उनके पास नाम वगैरह हाँ, सारे हैं। तो एक तरीके हाँ, से कंट्रोल में रखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एकदम से चीज बाहर आ जाएगी तो कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेंगे ये चीजें बाहर है, उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है। प्रिसाइजली, नहीं, एग्ज़ैक्टली वही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। I think, yes, let me see if there is another question. What about public interest? If stay in power, we want justice. तो उसके बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं सुशांत के बारे में, वो सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो आप दोबारा जाके उसमें देख सकते हैं। आई थिंक वी विल डू अनदर सेशन अभी के लिए। अच्छा, एक पूछा, आर्यन ने पूछा है, व्हेन यूसीसी इज कमिंग द मॉनसून सेशन। मेरे पास डेट नहीं है। मैंने आपको 2014 में बता दिया था, 26 जून 2014 को मैंने लिखा था रात को 11 बजे कि पहला 370 हटेगी, फिर राम मंदिर होगा, और फिर यूसीसी आएगी, और ये तीनों चीजें 2019 के चुनाव के बाद होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। 2 चीजें हो गई हैं, तीसरी चीज आएगी। सरकार वचनबद्ध है, मौका, सही टाइम की जरूरत है, जब सही टाइम होगा तो आ जाएगी। आपके और मेरे रोज पूछने से, बोलने से, यूट्यूब बनाने से नहीं आएगी। तो आप चिंता मत कीजिए, ये सरकार की प्रायोरिटी है। और हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज आ जाए, उससे पहले उसकी प्रिपरेशन होती है, और बहुत, जैसे 370 हटाने की प्रिपरेशन 5 साल की है, राम मंदिर बटाने की प्रिपरेशन 5 साल की है, ठीक है। तो वो ये नहीं है कि जैसे सुब्रमण्यम स्वामी बोलते थे, एक लाइन लिखो और 370 हट गई। अगर वो करते तो देश जल चुका होता, कश्मीर जल चुका होता, भारत बर्बाद हो चुका होता, इकोनॉमी डूब चुकी होती, फॉरेक्स कुछ होता नहीं हमारे पास, फौज बर्बाद हो चुकी होती, और मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो बहुत हर बुरा। चीज का तरीका होता है काम करने का, और उस हिसाब से होगा। मतलब इतने अच्छे तरीके से जो किया गया है 370, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो, मतलब इतनी स्मूथली। मैं अभी समय बर्बाद नहीं करूंगा ये बताने में, लेकिन क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में 370 भी लिखा था, मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं। अभी मैंने एक पुराना 2019 का आर्टिकल पोस्ट करा है 370 में, और ऊपर भी एक आर्टिकल और है 370 के ऊपर। ये दोनों आर्टिकल कल का है वो, ये दोनों आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 370 का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, और इसमें कोई भी मक्खनबाजी नहीं है, कोई भी फेवरिज्म नहीं है, ये फैक्चुअल है। तो आप ये दोनों आर्टिकल पढ़ लीजिए, आपकी सारी दुविधा दूर हो जाएगी। मैं अभी लिंक डाल दूंगा उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन है सर उज्जवल जी का, व्हाट अबाउट इंडियन वुमेन प्रेस क्लब IWPC? मैं महिलाओं के प्रेस क्लब में नहीं जाता मैडम, मुझे ये महिलाओं की किटी पार्टी में जाने का शौक नहीं। Okay, sir. Thank you so much. I think we need a lot more sessions like this, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरे हुए, और बस ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही रहे, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, और इतनी अच्छे से आपने समझाया है लोगों को। इतनी सारी शंकाएं थी, इवन मेरे माइंड में भी कुछ चीज़ें थी जो आपने बिल्कुल क्लियर की हैं, और हम चाहते हैं कि फिर आगे भी आप आएँ और दर्शकों को बताएं ये चीजों के बारे में। बाकी आपने जो लिंक बताया, आपके टेलीग्राम का लिंक, वो जो ब्लॉग्स का लिंक है, और वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आई विल आस्क इफ आई डोंट हैव एनीथिंग। बट थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए सर। बहुत बहुत नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद।
जय श्री राम, जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। अमेजिंग सेशन। फिर क्या करना कि आप लोगों को ये गौरव प्रधान सर का जो सेशन जो आज आए थे, सब लोगों के साथ शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप आगे के सेशन में कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। ये वीडियो फिनिश होने के बाद इसको रिफ्रेश करके, अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं, बट प्लीज शेयर कीजिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू सो मच, आप जो लोग भी आए देखने के लिए, हाथ जोड़ के शुक्रिया आप सभी लोगों का। और आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और फिर से मिलते हैं हम कल। थैंक यू सो मच। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अभी नेक्स्ट वीक भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आने वाले हैं और आपको उनकी भी बातें इतनी ही अच्छी लगेगी, आई एम प्रीटी श्योर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।